Students, I am Neha, your commerce teacher, and welcome to Vanijya classes. And this is our third chapter of Indian economy. We already covered two chapter of Indian economy. अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए यूट्यूब पे तो आप मुझे बता सकते हो. अदरवाइज वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर चैप्टर थर्ड. चैप्टर थर्ड में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स, प्रॉब्लम्स और पॉलिसीज़ कि हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसके फीचर्स क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं उसके सामने, और इंडियन एग्रीकल्चर के लिए हम कौन कौन सी पॉलिसीज़ को प्रेफर करते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पे इंडेक्स देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की इम्पॉर्टेंट, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की फीचर्स और हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं. अग्रेरियन रिफॉर्म्स, हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किया और हमें ग्रीन रेवोल्यूशन में किस हिसाब से इम्प्रूवमेंट्स मिली. ठीक है, सो नाउ अब हम अपना फर्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी. अब सबसे पहली बात देखो बेटा, ये हमें समझना क्या है. हम नो डाउट यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, पर सिर्फ़ और सिर्फ हम यहाँ पे बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी से रिगार्डिंग. मतलब मेरे एग्रीकल्चर सेक्टर ने इंडियन इकोनॉमी को कैसे इफ़ेक्ट किया है. ठीक है, और कितना ज़्यादा ज़रूरी है एग्रीकल्चर सेक्टर मेरी इंडियन इकोनॉमी पे. ये बात आप लोगों को क्लियर कट पता होगी, हमारे देश की मोस्टली पॉपुलेशन एग्रीकल्चर बेस है. ठीक है, तो यानी सबसे ज़्यादा पैसा हमारी इकोनॉमी को कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से. सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमारी इकोनॉमी में कहाँ से होती है, एग्रीकल्चर से. क्लियर हुई. तो अब हम यहाँ पे वही पढ़ने वाले हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या क्या इम्पोर्टेंस है. ठीक है, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू इंडियन इकोनॉमी, सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से. सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पॉइंट पढ़ेंगे, हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन. ठीक है, हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन. अभी मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया कि हमारे देश में ऑलमोस्ट जो लोग हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंडेंट है, हमारे एग्रीकल्चर पे. तो इनकम कहाँ से आई हमारी इंडियन इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर से. यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारे जीडीपी में जो की रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उसी चीज़ को हम पढ़ेंगे. देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीडीपी had been ranging between 51 to 17.4% for different years. यानी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जीडीपी की रैंकिंग थी वो 51% से 17.4% तक आई. अब एक चीज़ का हिसाब लगाओ कि अगर हमारी कोई भी रैंकिंग 51% है और उसके बाद वो रैंकिंग हमारी 17.4 या फिर 14.4 आ रही है, तो उसका रीज़न क्या है. अब हम उसके रीज़न पे फोकस करते हैं. अब देखो सबसे बड़ी बात समझ आ रही है बेटे, कितना ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है. इस डिक्लाइन होने का मतलब क्या है कि पहले हमारे देश में जब हमारा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमारा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट से या ब्रिटिश रूलिंग से फ्री हुआ तो ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में आ गए. एग्रीकल्चर में आने की वजह से हमारी जो इकोनॉमी में 51% का कंट्रीब्यूशन खाली सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से आया. समझ आ रही है मेरी बात. ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद लोग कहाँ पे सबसे ज़्यादा थे, एग्रीकल्चर में. तो सबसे ज़्यादा हमारे पास पैसा कहाँ से आया, 51% पैसा उस टाइम में कहाँ से हमारे को रिसीव हुआ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हमारी इकोनॉमी को. उसके बाद धीरे धीरे वो सारे के सारे लोग कहाँ डिवाइड हो गए, वो सारे के सारे सेकेंडरी और टर्टरी सेक्टर में डिवाइड हो गए. जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी का प्रोसीजर चेंज हुआ, फॉर्म्स चेंज हुए, हमारे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टरी सेक्टर में डिवीज़न हुआ. तो प्राइमरी में सबसे ज़्यादा तो थे ही थे, उसके बाद ज़्यादातर लोग यहाँ से कहाँ डिवाइड होने लग गए,
सेकेंडरी में और टर्टरी में। इस वजह से जो सिर्फ यहाँ पे मुझे 51% का ग्रोथ मिल रही थी, वो 51% की जो मेरी जीडीपी थी बेटे, वो 17.4 या 14.4 पे हो गई। समझ आया रीज़न क्यों डिक्लाइन हुआ हो गया? क्योंकि द पीपल of our economy are divided into secondary and tertiary sector of the economy। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ वेजेस गुड्स। अब इस पॉइंट को करने से पहले आपको वेजेस गुड्स का पता होना चाहिए कि वेजेस गुड्स होती क्या है। यहाँ पे मैं अकाउंट्स वाले वेजेस की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे वेजेस गुड्स का मतलब क्या होता है? दोज गुड्स विच आर नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, दोज गुड्स विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, जिनके बिना हमारी लाइफ का सर्वाइवल ही नहीं है। अब सोचो, दिमाग लगाओ, हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिसके बिना हमारी लाइफ का सर्वाइवल ही नहीं होगा? बेसिक सी बात क्या आई? फूडेबल आइटम्स या ईटेबल आइटम्स। तो वही आइटम हमारी राइस, पल्सेस, मीज़, बाजरा या बेसिकली सारी की सारी फूडेबल जो आइटम्स हैं या ईटेबल आइटम्स हैं, वो किस कैटेगरी में आ गई? वेजेस गुड्स की कैटेगरी में। ठीक है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर जो है हमारे को 121 करोड़ लोगों को वेजेस गुड्स प्रोवाइड कराते हैं। अगर हमारे देश में एग्रीकल्चर ही नहीं होगा बेटे, सोचने की बात है, अगर हमारे देश में एग्रीकल्चर ही नहीं होगा तो हम फूड क्रॉप कहाँ से ग्रो करेंगे? फूड क्रॉप को मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी समझाया था। फूड क्रॉप आर दोज क्रॉप्स विच आर, जिसको हम बेसिकली कंज्यूम करते हैं, ठीक है, खाने वाले सामान। तो इसको हमने यहाँ पे दो नाम सीखे, एक नाम फूड क्रॉप और दूसरा नाम वेजिस गुड्स। दोनों का मतलब यहाँ पे सेम है। हमारे देश की जो 121 करोड़ लोग हैं, उनको सिर्फ वेजिस गुड्स के थ्रू ही वो अपना सरवाइव कर पा रहे हैं, यानी उनको खाना मिल पा रहा है। इन दो चीज़ों से भी हमें समझ आया कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर कितना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्यों सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है? देखो, इंडिया में हमारे लोग, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं बेटे, वो सिर्फ़ और सिर्फ एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। ये बात तो आप लोगों को पता है ना। स्टार्टिंग से ही फ्रॉम द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ व्यू लॉट्स ऑफ पीपल आर एंगेजिंग देमसेल्फ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो बेसिकली व्हाट इज़ गोइंग ऑन? अब इतना सारा सेक्टर जब हमारा एग्रीकल्चर में लगा हुआ है तो सबसे मेन क्या हो गया? हमारे देश में ये एम्प्लॉयमेंट का सोर्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। नो डाउट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का टाइम याद करो तुम। हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने क्या पॉलिसी फॉलो करी। ये मैं क्यों समझा रही हूँ? ये मैं इसलिए समझा रही हूँ कि बच्चों को पता होना चाहिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, बिगिनिंग से लेके लास्ट तक हमारे देश हब है एक रॉ मटेरियल का। और यहाँ से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड टिल नाउ रॉ मटेरियल सप्लाई होते ही होते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी बेटे? हमारे देश से रॉ मटेरियल लेती थी फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बात ध्यान देने की है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उस सामान को वो ब्रिटिश लेके गई। ब्रिटिश ले जाने के बाद वो क्या करते थे? वहाँ से उस रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते थे। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट्स या फिनिश्ड गुड्स। उन फिनिश्ड गुड्स को कहाँ सेल करते थे? इंडिया में। अब सोचो, हमारे ही देश से वो क्या लेके गए? रॉ मटेरियल फ्री में। उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किस में किया? फाइनल प्रोडक्ट में या फिनिश्ड गुड्स में। उसके बाद उसको इंडिया में ही आके उन्होंने सेल कर दिया। इंडिया में ही आके जब उन्होंने सेल किया तो हुआ क्या? हमारे देश का पैसा यहाँ से भी गया और यहाँ से भी गया। सो दैट वाज द बेसिक रीज़न कि हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारा बेटे डिक्लाइन हो गया था। तो यहाँ से ये चीज़ समझ आई कि हमारा देश, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है फ्रॉम द बिगिनिंग वो रॉ मटेरियल का एक हब है।
रॉ मटेरियल सप्लाई होने का। नेक्स्ट क्या है हमारा, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सीधी सी बात है, एक बात समझो ना, प्राइमरी सेक्टर है हमारा, दूसरा सेक्टर हमारा सेकेंडरी सेक्टर है जहाँ प्रोडक्शन का काम होता है। तो सेकेंडरी सेक्टर किस पे हमारा टिका हुआ है, प्राइमरी सेक्टर पे। यानी कोई भी अगर इंडस्ट्री है, एनी इंडस्ट्री इज़ देयर, तो वो इंडस्ट्री किस पे टिकी हुई है, हमारी रॉ मटेरियल पे। इंडस्ट्री किस पे डिपेंडेंट है, रॉ मटेरियल पे। और रॉ मटेरियल हमारे पास कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से। सो सीधी सी बात क्या आई कि हमारी इंडस्ट्री किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे। सो दैट इज़ द रीज़न ओवर इट। क्लियर हुआ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग क्या है कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल ट्रेड में। क्यों, आप यहाँ पे देखो, डाटा दिख रहा है आपको। Thus, in 2018-19, share of agriculture sector in the total export of the country stood 11.76%। 2018-19 में कितना शेयर है, 11.76%। तो इंडिया से जो हमारा एक्सपोर्ट जो जाता है सबसे ज़्यादा, टी का, जूट का, कैशूज़ का, टबैको का, एट्सेट्रा, हमारे देश में क्या होता है, फॉरेन इनकम का इनफ्लो होता है। फॉरेन इनकम का बेटे इनफ्लो होता है। एंड फॉरेन इनकम का इनफ्लो होने से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो अपग्रेड होती है। समझ आई, सीधी सी बात है। हमने इंटरनेशनल ट्रेड किया, इंटरनेशनल ट्रेड करने के बाद हमारे देश में क्या आई, फॉरेन इनकम आई हमारे देश में। उसके बाद हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रो की। क्लियर हो रही है ये पॉइंट। तो यहाँ से हमने क्या सीखे, ये सारे के सारे हमने अभी तक 6 पॉइंट पढ़े हैं जिसमें हमने अपनी इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर की इम्पोर्टेंस पढ़ी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड। बिल्कुल, एग्रीकल्चर सेक्टर अगर इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प कर रहा है ना, तो हैंड टू हैंड हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डोमेस्टिक ट्रेड में भी, यानी अपने विद इन द कंट्री ट्रेड में भी हेल्प करता है। कैसे करता है हेल्प, सोचो। देखो यहाँ पे लिखा, इंडिया इज़ इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ फार्म प्रोडक्ट नीडेड बाय मोर देन अ बिलियन इन द कंट्री। यानी हमारा देश जो अभी कोरोना वायरस के ड्यूरेशन में भी हमने एक स्कीम निकाली है ना कि हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन भी विद इन अ कंट्री करेंगे, उसका कंजप्शन भी विद इन अ कंट्री करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा पैसे का जो इनफ्लो और आउटफ्लो है वो विद इन अ कंट्री रहेगा, सेम हमारी कंट्री में रहेगा, बाहर के किसी जगह नहीं जाएगा। तो ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम में हमारी इकोनॉमी ग्रो हो जाएगी। ठीक है ना। प्रोड्यूसर से पैसा आया कंज्यूमर से वापस से वो प्रोड्यूसर पे गया, उसके बाद हमारी इकोनॉमी में मार्जिन अच्छा खासा आया। तो अल्टीमेटली इस चीज़ का फ़ायदा हर एक प्रोड्यूसर को होगा। जितने भी छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उन सभी प्रोड्यूसर को फ़ायदा होगा, लोकल प्रोडक्ट सेल होंगे। ठीक है ना। और हर तरीके के कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा क्योंकि लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो जनरली चीप प्राइजेस पे होंगे एज़ कम्पेयर टू द इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स। तो ये तो थी हमारी कोरोना वायरस के चक्कर में कि कैसे हम डोमेस्टिक ट्रेड के थ्रू या डोमेस्टिक इनफ्लो आउटफ्लो के थ्रू अपनी कंट्री को डेवलप करेंगे। यही काम हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जब हम प्रोडक्शन और कंजप्शन विद इन अ कंट्री करते, तो देखो इनफ्लो और आउटफ्लो विद इन अ कंट्री रहेगा पैसे का, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का बेसिक सा पॉइंट है, आप लोगों को पता भी होगा मेरे से पहले, कि अगर सपोज़ करो हमने राइस जो है वो हरियाणा में ग्रो किया और उसको हम हर जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि मेरे देश का जो हरियाणा का राइस है वो हर जगह जाना चाहिए। ठीक है, बिहार में भी जाए, जम्मू कश्मीर में भी जाए, दिल्ली में भी जाए और हर जगह जाए। तो हम ये सामान हरियाणा से बिहार, जम्मू, दिल्ली किस तरीके से जाएगा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू। किस तरीके से जाएगा,
ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर सी बात है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, वेल्थ टू अ नेशन। वेल्थ टू अ नेशन क्या होता है? वेल्थ टू अ नेशन, सोचो वेल्थ का बेसिक मतलब अगर मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ तो क्या होता है? वेल्थ को हिंदी में बोला जाता है समृद्धि। यानी एक इकोनॉमी के पास उसके असेट्स जो हैं वो कितने ज़्यादा हैं, समझ रहे हो? यानी एक इकोनॉमी कितनी ज़्यादा अपना सर्वाइवल करने में कैपेबल है, इकोनॉमी कितने तरीके से अपना सर्वाइवल कर सकती है, या एक नेशन किस तरीके से टिका हुआ है। टिका हुआ जाना जाता है वो असेट्स से। जनरली उसके असेट्स ज़्यादा होने चाहिए और लाइबिलिटीज़ कम होनी चाहिए, यही होता है ना। या अगर लाइबिलिटीज़ हैं भी तो उनका पेमेंट मोड पता होना चाहिए और पेमेंट प्रोसीजर्स भी बहुत नीटली क्लियर होने चाहिए, तो भी वो एक अच्छी इकोनॉमी की पहचान है और उसके वेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। जितने अच्छे हमारे असेट्स होंगे उतने ज़्यादा हमारी इकोनॉमी है या जो हमारा नेशन है बेटे वो वेल्थ में कंसिडर होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है? अ सिग्निफिकेंस कंपोनेंट ऑफ इंडियंस वेल्थ बिलोंग्स टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारे देश में मेन सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादातर लोग किस पे टिके हुए हैं? एग्रीकल्चर पे। तो हमारा जो वेल्थ है वो वेल्थ भी एग्रीकल्चर सेक्टर से ही कंसीडर होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और हमारी जो कैपिटल्स हैं, हमारे जो फिक्स्ड असेट हैं, ये सारे भी हम किस में देखेंगे? अपने देश की वेल्थ को बढ़ाने में। तो जनरली हमने 9 पॉइंट पढ़े आज। 9 पॉइंट में हमने ये चेक किया है कि हम अपने देश की वेल्थ को किस किस तरीके से एग्रीकल्चर के थ्रू हमारा देश इफ़ेक्ट होता है और बढ़ता है। समझ आया? अब हम अपने ही चैप्टर के सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो कि क्या पॉइंट है? हमारी इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स, हमारी इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स। यानी हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसमें क्या क्या खूबियां हैं या क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। बेसिकली फीचर्स रेफर्स टू ना, तो हम उसको किस तरीके से समझेंगे? अब हम सबसे पहले समझते हैं, इसके पॉइंट बहुत ज़्यादा मेजर है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। इस पॉइंट में क्या है? हम लो प्रोडक्टिविटी को बता रहे हैं। अभी तो हमने क्या पढ़ा? अभी आप बोलोगे कि मैम हमने 9 पॉइंट में सिर्फ तारीफ़ ही तारीफ़ सुनी है, ठीक है, कि एग्रीकल्चर से ये हो रहा है, एग्रीकल्चर से वो हो रहा है। अब दूसरे ही पॉइंट में आप हमें ये कह रहे हो लो प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल, मैं आप लोगों को लो प्रोडक्टिविटी ही कह रही हूँ और ये एक तरीके से डिसएडवांटेज भी आप समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर में ना ये चीज़ है। अब इसको समझो कैसे है। हम क्या करते हैं? प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है यहाँ पे? आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। मतलब हमारे अगर देश में ये पीस ऑफ लैंड है जिस पे हम खेती कर रहे हैं, ठीक है, जिस पे हमारा एग्रीकल्चर हो रहा है, तो इससे हमें इनपुट कितना रिसीव हो रहा है। यानी अगर मेरी लैंड का जो है वो मेरा आउटपुट हुआ, तो मेरी लैंड के थ्रू मेरा इनपुट कितना है, यानी मैं कितना ज़्यादा या क्या प्रोड्यूस कर रही हूँ उस पीस ऑफ लैंड से, ये है, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्टिविटी कंसीडर करना। ये मेरा लैंड है और इससे मेरी क्रॉपिंग या फिर मेरा एग्रीकल्चर कितना हो रहा है, ये डिसाइड करेगा प्रोडक्टिविटी को। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? मेरा पीस ऑफ लैंड बहुत ज़्यादा है, ह्यूज है, और उसके साथ जो मेरी प्रोडक्टिविटी है दैट इज़ लो। अब मेरा लैंड जो है दैट इज़ ह्यूज एंड मेरी प्रोडक्टिविटी कम है, तो क्या शो होगा? लो प्रोडक्टिविटी। कैसे होगा? इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। अब एग्जाम्पल में इन्होंने क्या दिया हुआ है, ये हमारी 2014 के अकॉर्डिंग एक कंपैरेटिव लुक है, ठीक है, एक एनालिसिस है अकॉर्डिंग टू द 2014 सिनेरियो। अब यहाँ पे आप देखो क्या है, हमने क्रॉप लिखा राइस, व्हीट और मेज। कंट्रीज़ के 3-4 नाम दे रखे हैं। अभी मैं इसको समझा रही हूँ, इसको ना उठा रहे हैं हम। अब इंडिया में हमारा जो टन्स का आउटपुट है 1 हेक्टेयर में, यानी इंडिया में अगर ये मेरी 1 हेक्टेयर लैंड है
तो इसमें मैं कितना राइस प्रोड्यूस कर रही हूँ? इसमें मैं राइस प्रोड्यूस कर रही हूँ बेटे 3.6 इंडिया में 1 हेक्टेयर पे, ठीक है, इंडिया में। चाइना कितना प्रोड्यूस कर रहा है? चाइना प्रोड्यूस कर रहा है 6.8। चाइना कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 6.8। वियतनाम कितना प्रोड्यूस कर रहा है सेम 1 हेक्टेयर लैंड पे ही? 5.8। अब आप इन्हीं 3 चीज़ों से एग्जाम्पल समझो। सबसे कम प्रोडक्शन किसकी है 1 हेक्टेयर लैंड पे? हम आप लोगों के सामने भी ग्राफ क्लियर होगा कि सबसे कम प्रोडक्शन मेरे इंडिया की है। समझ आई? मैं यहाँ पे तुम्हें चाइना की बड़ाई नहीं बता रही हूँ कि चाइना अच्छा काम कर रहा है, मैं तुम्हें ये बता रही हूँ ड्यू टू एनी रीज़न हम 1 हेक्टेयर लैंड पे जहाँ दूसरी कंट्रीज़ इतना मेजर प्रोडक्शन कर रही हैं, हमारी कंट्री कितना प्रोड्यूस कर रही है? सिर्फ 3.6 टन। तो यहाँ से क्या समझ आया? यहाँ से ये समझ आया कि इस पॉइंट के थ्रू हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। सेम इसी चीज़ को आप वीट में भी ले सकते हो और मेज़ में भी ले सकते हो, यही सेम पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट है हमारा डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है? ये एग्रीकल्चर सेक्टर से ना हमारे पास क्या क्रिएट होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारे पास बेटे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट आती है। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। अब हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होती है? ये सबको पता होगा कि एग्रीकल्चर है वो टोटल 12 मंथ, ज़रूरी नहीं है कि पूरे के पूरे 12 मंथ हो। अगर हम किसी एक स्पेशल क्रॉप में डील करते हैं तो 6 मंथ अगर मान के चलो हमने वो क्रॉपिंग करी है, ठीक है, और बाकी के जो 6 मंथ हैं वो बाकी के 6 मंथ मैं फ्री हूँ। बाकी के 6 मंथ में क्या हूँ? फ्री हूँ। तो ये वाला जो मेरा 6 मंथ का फेज़ होगा ना, ये 6 मंथ का फेज़ मेरा क्या कहलाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहलाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट। जबकि इकोनॉमी के पॉइंट से देखा जाए तो मैं किस सेक्टर में लगी हुई हूँ? इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लगी हुई हूँ एग्रीकल्चर में। किस में हूँ मैं? एग्रीकल्चर में। पर एग्रीकल्चर में होने के बाद मैं सिर्फ 6 मंथ ही काम कर पा रही हूँ, बाकी के 6 मंथ में क्या हूँ? मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। मैं क्या हूँ बेटे? अनएम्प्लॉयड हूँ। तो यहाँ से मेरा कौन सी कंडीशन जनरेट होगी? मेरी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की जनरेट हो गई। तो ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे पास इस अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। डेफिनेटली सी बात है, एग्रीकल्चर सेक्टर आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो, सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। जिस साल रेनफॉल अच्छी हो गई तो उस साल हमारी क्रॉप अच्छी हो गई, जिस साल रेनफॉल अच्छा नहीं हुआ उस साल हमारा क्रॉप जो है वो ख़राब हो गया। नेक्स्ट क्या है? सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है? हम इंडियंस हैं ना, बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंड हम नहीं सोचते हैं। एक आम आदमी, मैं टाटा अंबानी की बात नहीं कर रही हूँ, कभी आप लोगों का दिमाग वहाँ जाए, मैं एक बेसिक सी बात उठा रही हूँ। वो बेसिक सी बात क्या है? सब्सटेंस फार्मिंग, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए होती क्या है। सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब होता है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फैमिली। ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फैमिली या सर्वाइवल ऑफ द फैमिली। ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फैमिली और सर्वाइवल ऑफ द फैमिली। यानी जितने ज़्यादातर किसान हैं ना, उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। उनका प्रॉफिट क्या होता है, मोटिव क्या होता है कि भाई मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि मेरी फैमिली इजीली अपना सर्वाइव कर पाए और मेरा सर्वाइवल हो जाए, ठीक है, बेसिक सर्वाइवल हो जाए। तो हम इंडिया में फार्मिंग को सिर्फ और सिर्फ एक सब्सटेंस फार्मिंग के तौर पे देखते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के पॉइंट से नहीं देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट? लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे जो भी फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, जो भी पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं,
वो उस लेवल के नहीं होते जिस लेवल पे हमारे पास हम फ़ॉरेन में यूज़ कर रहे हैं। फ़ॉरेन में हम, सीधी सी बात है बेटा, फ़ॉरेन में जब हम अच्छे फर्टिलाइज़र्स, अच्छे इंजेक्शंस या अच्छा पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी हाई है। इंडिया में हम उस लेवल का यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो हमारे इंडिया की प्रोडक्टिविटी भी लो है। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल होल्डिंग। स्मॉल होल्डिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है ना, और अ स्मॉल साइज ऑफ फार्मर्स लैंड अंडर कल्टीवेशन। यानी हमारे इंडिया में ज़रूरी नहीं है कि फार्मर अपने ही लैंड पे एग्रीकल्चर कर रहा हो, ठीक है, अपने ही लैंड पे वो खेती कर रहा हो, वो किसी से बोरो करके भी करता है। जब वो किसी से बोरो करके लैंड पे खेती कर रहा होता है ना बेटा, तो उसको मशीन्स वगैरह भी अपनी बहुत देख के लगानी पड़ती हैं, ठीक है, उसको मार्जिन भी देना होता है अपनी फार्मिंग में। मतलब वो जितना पैसा कमाएगा उस पैसे में से कुछ शेयर तो उस लैंड लॉर्ड का होगा। मान के चलो एक जो फार्मर है उसने 1 लाख रुपीज़ अर्न किया, 1 लाख में से वो 50-50 के शेयर पे है, यानी 50 गया लैंडलॉर्ड का और 50 गया उस बेचारे फार्मर का। तो अब यहाँ से क्या हुआ, ये स्मॉल होल्डिंग आया। इसका मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं है सारे के सारे प्रॉफिट पे उसी का हक है। दैट कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। मार्जिन फार्मिंग क्या होता है, मार्जिनल फार्मिंग continues to view farming as a source of substance rather than the enterprise for profit। इस लाइन का मतलब भी यही है कि जो फार्मर है वो मार्जिन में इतना ज़्यादा चला जाता है कि वो अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ सब्सटेंस फार्मिंग तक होके ही रुक जाता है, यानी वो इतने मार्जिन के बाद भी अपने सिर्फ सर्वाइवल तक आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, लैंडलॉर्ड टेंटेंट कॉन्फ्लिक्ट। लैंडलॉर्ड टेंटेंट कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग क्या है हमारा, देखो ध्यान से आप लोग। ह्यूज एरियाज आर कल्टिवेटेड बाय टेनेंट्स who are not owner of the soil, but the bulk of the revenue is appropriated by the owners, the landlord. Tenants often get bare minimum, little or no surplus is left। इस वर्ड को ध्यान देखो, little or no surplus is left with the tenants or the reinvestment according agriculture tends to स्टैगनेट। अभी मैंने तुम्हें ये बात बताई है कि ज़रूरी नहीं है जो लोग खेती कर रहे हो वो अपनी ही लैंड पे खेती कर रहे हो, वो किसी से बोरो लैंड करके भी खेती कर सकते हैं, तो उनके पास मार्जिन बहुत कम बचता है। टेनेंट्स का मतलब हम कैसे समझते हैं कि मान के चलो आपकी एक प्रॉपर्टी है, आपका एक घर है, आपने अपने घर में से एक रूम किसी को रेंट पे दे दिया, आपने अपने घर